अमेरिका और कनाडा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, गुजरात में भी सुबह 7 बजे अमेरिका और कनाडा के इस कार्यक्रम को देखने के लिए गुजरात के नागरिक भी इतने ही उत्साह और उमंग के साथ आप सबके साथ जुड़ रहे हैं। मैं विदेश में बस रहे मेरे भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अपने वतन को, अपने प्राण प्रिय देश को सदा सर्वदा याद रखना, नई पीढ़ी को याद करवाना, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सबको गुजरात की और देश की जानकारियां देना, ये निरंतर चल रहा है। आप 1 मई जो गुजरात का स्थापना दिवस है, आज गुजरात दिवस के रूप में उस अवसर को मना रहे हैं। मैं आप सबको जय जय गरवी गुजरात के साथ आप सबका सत्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप गुजराती हो या न हो, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक विश्व में जहां भी गया है, इन दिनों बड़े गर्व के साथ गुजरात की चर्चा करता है, लोगों को गर्व के साथ गुजरात की बातें बताता है और विश्व के सभी समुदाय गुजरात के संबंध में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश की एक पहचान बन गई कि भाई अब हिंदुस्तान में कुछ हो नहीं सकता है। एक माहौल बन गया कि चलो यार, दुनिया के किसी और देश में चले जाएं और वहीं अपना भाग्य आजमा दें, यहां अपना कोई भविष्य नहीं है। यही सोच करीब 60 से बहुत व्यापक रूप से फैल गई और निराश होना बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि हिंदुस्तान के बाद विश्व के जो देश आजाद हुए, उन देशों ने जिस प्रकार से तरक्की की, प्रगति की, और हम पिछड़ते ही चले गए। और इसके कारण किसी के मन में, भीतर में निराशा का माहौल आना बड़ा स्वाभाविक था। भाइयों बहनों, देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये थी कि कहीं से तो कुछ हो। कभी कभी एक अच्छी चीज भी पूरे माहौल को बदल देती है। अंधेरा कितना घना क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी सी सूरज की किरण भी वो अंधेरे को छटा करके एक नई आशा को जन्म देती है। भाइयों बहनों, जब मैंने गुजरात का दायित्व संभाला, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम से, गुजरात की जनता के भरपूर प्रेम से, लंबे कालखंड तक मुझे इस भूमि की सेवा करने का अवसर मिला है। 6 करोड़ गुजरातियों की सेवा का अवसर मिला है। लेकिन हम गुजरात के लोग न सीमित सोचते हैं, न अपने नीच के स्वार्थ की ही चर्चा करते हैं। जब गुजरात का दायित्व हमें मिला तो हमारा पहला मंत्र रहा, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम गुजरात में वो करेंगे जिससे हिंदुस्तान को लाभ हो, जिसके कारण हिंदुस्तान के भाग्य बदलने की प्रक्रिया में सब लोग जुटे हैं
गुजरात अपना अधिकतम कंट्रीब्यूशन करे, उस मिजाज से हमने गुजरात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के नाते अगर कुछ गलत होता है, बुरा होता है, तो स्वाभाविक आलोचना मुख्यमंत्री की होती है। उसी प्रकार से कुछ अच्छा होता है तो उसकी क्रेडिट भी मुख्यमंत्री को दी जाती है। लेकिन भाइयों बहनों, आज गुजरात जहां भी है, जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, पूरा गुजरात, मेरे 6 करोड़ गुजराती भाई बहनों ने सपने देखे हैं, सपने बोए हैं और उन सपनों को संवारने के लिए दिन रात परिश्रम किया है और उसी के कारण आज गुजरात की चारों तरफ चर्चा है। मैं आज गुजरात दिवस के अवसर पर उन सबको बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं गुजरात दिवस की बात करता हूं तब इंदु चाचा को कौन भूल सकता है, महात्मा गांधी और सरदार पटेल को कौन भूल सकता है। और जब हिंदुस्तान का आजादी का जंग हुआ और उस आजादी के जंग की 2 मुख्य धाराएं थी, एक था स्वातंत्र युद्ध का अहिंसक आंदोलन और दूसरा था क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष। और भाइयों बहनों, ये गर्व के साथ मुझे कहना होगा कि इन दोनों धाराओं का नेतृत्व गुजरात ने किया था। अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, सरदार पटेल ने किया था, तो सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, सरदार श्री राणा, ऐसे क्रांति की दुनिया से साथ जुड़े हुए लोग महापुरुषों ने किया था, जिन्होंने सावरकर को प्रेरणा दी थी, जिन्होंने लाला हरदयाल को प्रेरणा दी थी, जिन्होंने भगत सिंह के साथ नाता जोड़ा था। ये सारे गुजरात के लोग थे। भाइयों बहनों, गुजरात ने हमेशा एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा है। हम संकुचित सोच नहीं सकते। और गुजराती एक ग्लोबल कम्युनिटी है और ग्लोबल कम्युनिटी होने के कारण विश्व की हर परंपराओं को, विचारों को, स्वभाव को अपने में समाना, उसको पचाना एक गुजरात की अपनी विशेष ताकत है। वो जहां जाता है वहां उन सब के साथ मिलजुल करके किसी को भी कोई कष्ट न हो, उस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है। और इसके लिए गुजराती सर्वप्रिय बन जाता है, भारतीय सर्वप्रिय बन जाता है। आपने भी अमेरिका हो या कनाडा हो, उसी प्रकार से मान सम्मान के साथ अपने जीवन को बनाया है। और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमारे सब मित्रों ने पिछले कई महीनों से इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जहमत की है। मैं भली भांति परिचित हूं, लेकिन जब मैं वहां आपके बीच में आ रहा हूं तो कई मित्रों ने मुझे चिट्ठियां लिखी हैं, कुछ जिज्ञासाएं प्रकट की हैं, गुजरात के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा प्रकट की है। कुछ मित्रों ने सुझाव भी दिए हैं। मित्रों, आप सबके पत्र पढ़ करके मुझे इतना आनंद आ रहा था कि आप वहां बैठे बैठे भी गुजरात की कितनी बारीक बारीक चीजों को जानते हैं। आपके मन में कुछ जो झूठ चल रहा है, उस झूठ के प्रति कितना गुस्सा है, ये भी आपके खत में मुझे नजर आ रहा है। ये आपके पत्रों से मैं आपके प्रेम की अनुभूति कर रहा हूं। आपके पत्रों से, आपके सवालों से, आपकी जिज्ञासा से मेरे मन में एक ऐसा भाव जग रहा है कि हजारों मील क्यों न हो मेरे भाई, लेकिन उनके दिल में गुजरात का कुछ भी बुरा सहने की तैयारी नहीं है। गुजरात के लिए कुछ बुरा बोले तो उसको झेलने की उनकी तैयारी नहीं है। मैं मानता हूं ये मिजाज जो है, वो मिजाज कभी न कभी रंग लाएगा। आपका ये मिजाज कभी बेकार नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, गुजरात ने अपनी विकास की जो यात्रा बनाई है, इससे एक बात पक्की हो गई है कि हिंदुस्तान, यही संविधान, यही कानून, यही नियम, यही व्यवस्थाएं, उसके बावजूद भी हम भारत को बहुत महान बना सकते हैं। और गुजरात उसका एक छोटा सा नमूना है, छोटा सा एग्जाम्पल है। जिस समय हम गुजरात के कार्यभार को संभाला था 2001 में, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था 6,700 करोड़ रुपीस। भाइयों बहनों,
आप कल्पना कर सकते हैं, करीब करीब 7,000 करोड़ रुपयों के घाटे के साथ हम अपने कार्य को प्रारंभ करें और आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन जाए। और आपको जानकर के खुशी होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर टैक्स के संबंध में बड़ी चर्चाएं करने का स्वाभाविक स्वभाव होता है। अगर वहां की सरकार 1 सेंट भी टैक्स इधर उधर करे तो पूरे अमेरिका में चर्चा हो जाती है। भाइयों बहनों, मैं आज बड़े आनंद के साथ कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल में एक नए पैसे का टैक्स किसी भी क्षेत्र में गुजरात ने बढ़ाया नहीं है। कोई नया टैक्स नहीं डाला है। यही पुराने जो टैक्स रेट थे उसी से हमने सरकार चलाई, लेकिन खर्च कम किए, कटौतियां की, व्यवस्थाओं में एफिशिएंसी लाए और उसके कारण आज हम रेवेन्यू सरप्लस बन गए। भाइयों बहनों, जब हमने प्रारंभ किया था काम, आप जानते हैं गुजरात किस हालत से गुजर रहा था। 2001 का भयंकर भूकंप था, गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था। दुनिया ने मान लिया था कि इतने भयंकर भूकंप के बाद गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है। उसके पहले हम अकाल को झेल रहे थे, उसके पहले हमने साइक्लोन को देखा था। तबाही के बाद तबाही, तबाही के बाद तबाही, उस मंजर से हम गुजर रहे थे। और ऐसी कठिन परिस्थिति में जब आप लोगों ने मुझे दायित्व दिया, भाइयों बहनों, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि गुजरात के लोगों के परिश्रम के कारण हम इन सारे संकटों को पार कर करके आज नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। और हमने गुजरात के विकास को एक बैलेंस ग्रोथ, 3 प्रमुख पिलर के ऊपर गुजरात के विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हम न ही सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर खप जाते हैं और न ही हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बातें करते रहते हैं। भाइयों बहनों, हमने 3 पिलर पर बड़े बैलेंस के साथ गुजरात की विकास यात्रा के मॉडल को खड़ा किया है। एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तीसरा है सर्विस सेक्टर। और हमारी ये कोशिश है कि 1/3 कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर ग्रोथ से हो, 1/3 कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ से हो एंड 1/3 सर्विस सेक्टर से हो। और आज मैं जब आपको 10 साल के बाद हिसाब दे रहा हूं, आप अमेरिका में भले बैठे हो, आप कनाडा में भले बैठे हो सकता है आपका पासपोर्ट का रंग बदल गया हो, लेकिन खून का रंग बदल नहीं सकता है भाइयों। और जब खून का रंग बदल नहीं सकता है तो आप इतने दूर रहे हैं तो भी एक गुजरात के नागरिक के नाते मुझे मेरा हिसाब आपको भी देना चाहिए। वोट देने वालों को हिसाब देना चाहिए, ऐसा नहीं, किसी भी नागरिक को मुझे अपना हिसाब देना चाहिए। और आज मैं गर्व के साथ आपको हिसाब दे रहा हूं कि भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 3% से आगे नहीं बढ़ रहा है। 4% करने के लिए भारत सरकार पिछले 1 दशक से बातें कर रही है, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। उनके पास गंगा यमुना जैसी नदियां हैं, कृष्णा गोदावरी जैसी नदियां हैं, भाखरा नगर डैम जैसे डैम है, क्या कुछ नहीं है। मेरा गुजरात यानी हमारे पास कुछ नहीं। 12 मास बहने वाली एक सिर्फ नर्मदा मैया, तापी मैया, वरना हमारी नदियां सूखी हैं। बारिश के समय हमारी नदियों में पानी आता है, बाकी पानी नहीं आता है। और हमारे नसीब में क्या लिखा है भाइयों, हमारे पास रेगिस्तान है, और इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। और इसी के बीच में हमने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना था। भाइयों बहनों, देश के पास सब कुछ होने के बाद भी 3% से आगे नहीं बढ़ रहे। और मैं आज बड़े गर्व के साथ आपको हिसाब दे रहा हूं, हम 11% एग्रीकल्चर ग्रोथ किया है। और दुनिया के पश्चिम के देशों के लिए भी एग्रीकल्चर क्षेत्र के इस विकास को मिरेकल माना जाता है। और भाइयों बहनों, हमने उस प्रकार से काम को आगे बढ़ाया है। जब हम 2001 में आए, तब गुजरात के कृषि विकास दर और उसके कारण हमारी जो आय थी एग्रीकल्चर इनकम, वो सिर्फ 14,700 करोड़ रुपए थी। भाइयों बहनों, आज हम 96,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। ये इजाफा हुआ है। और ये पैसे जाते कहां हैं? गांव में जाते हैं, किसान के घर में जाते हैं। भाइयों बहनों, लगातार आप एक झूठ हमेशा सुनते रहते होंगे, पढ़ते रहेंगे होंगे, और बड़े बेबाक होकर के झूठ फैलाने वाले झूठ फैलाना छोड़ नहीं रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं गुजरात में औद्योगिक विकास के कारण कृषि योग्य जमीन खत्म हो रही है।
भाइयों बहनों, मैं जानता हूं हमारे अर्थशास्त्र में कृषि का महात्म्य बहुत बड़ा है और हम गांव और एग्रीकल्चर को नुकसान कर करके कुछ भी करने के पक्ष में नहीं है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, 2001 के पहले गुजरात में कृषि योग्य भूमि 108 लाख हेक्टेयर थी। याद रखिए, गुजरात में 2001 के पहले कृषि योग्य भूमि 108 लाख हेक्टेयर थी। भाइयों बहनों, 10 साल के अंदर हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इन 10 साल के अंदर 37 लाख हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बना करके हमने आज 145 लाख हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बना करके रखा है। यह पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य में औद्योगिक विकास भी हो और कृषि की जमीन का भी विकास हो। ऐसा मॉडल हिंदुस्तान में आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ये काम हमने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर आज हमारा किसान, ट्राइबल किसान, वो कभी नागली की खेती करता था। साल भर में उसकी छोटी सी जमीन रहती है, 10,000, 12,000, 15,000 से ज्यादा कमाता नहीं था। भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, आज मेरे गुजरात का वलसाड़ जिला का, डांग जिले का, सूरत जिले का जो आदिवासी हैं, वो काजू की खेती करता है, काजू की खेती करता है। और ये काजू आज गोवा की कंपैरिजन में बाजार में बिकने लगे हैं। कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसको आप जानते हैं। भाइयों बहनों, बागायत के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर में हम 61 लाख मैट्रिक टन थे, आज हम 180 लाख मैट्रिक टन उत्पादन की ओर चले गए हैं। ये कोई कमी बात है? कुछ लोग झूठ फैलाते रहते हैं कि गोचर की भूमि में उद्योग लग गए हैं। ऐसा सरासर झूठ बोलने वाले लोगों को मैं बड़ा दुर्भाग्य है भाइयों, ऐसा झूठ फैलाने वाले। और आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कम्युनिकेशन, और हर झूठ इतना जल्दी ट्रैवल करता है जिसका कोई हिसाब नहीं। भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं गुजरात ने मिल्क प्रोडक्शन में क्या किया है। गुजरात के अंदर मिल्क प्रोडक्शन में हम इस 10 साल में 68% इजाफा किया है। 68%, कैन यू इमेजिन? 68% दूध उत्पादन में बढ़ोतरी। और आज मैं गर्व से कहता हूं, दिल्ली के अंदर जब तक गुजरात का दूध नहीं जाता, दिल्ली सरकार को पीने के लिए चाय नहीं मिल सकती। मित्रों, ये मेरे गुजरात के किसानों ने करके दिया है। दिल्ली का कोई भी बड़ा नेता होगा, उसके घर में दूध मेरे गुजरात का जाता है। भाइयों बहनों, अगर आज सिंगापुर जाएं, सिंगापुर में अगर दूध वाली चाय मांगोगे, आप दावे से लिख देना, वो दूध मेरे गुजरात का होगा। भाइयों, ये काम हमने करके दिखाया। मैं यूरोप के देशों में जाइए, अगर आप सब्जी खाते हैं, बहुत से यूरोप के देश ऐसे हैं वहां सब्जी गुजरात की है। अगर आप अफगानिस्तान जाएंगे और टमाटर खाते हैं, लिख के रखिए, टमाटर मेरे गुजरात के किसान ने पैदा किया है। भाइयों बहनों, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या बढ़ोतरी हो सकती है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। दूध के अंदर हमने जो क्रांति की है भाइयों बहनों, वो बेमिसाल है। श्वेत क्रांति के लिए हम जाने जाते थे, लेकिन हम अब दूसरी श्वेत क्रांति कर रहे हैं। और ये दूसरी श्वेत क्रांति कौन सी है? कॉटन की। मित्रों, सफेद दूध जैसा कॉटन। आज हम, जब मैं 2001 में आया, 23 लाख गांठ कॉटन पैदा होता था, 23 लाख बेल्स। भाइयों बहनों, आज 1,23,00,000 गांठ कृषि कपास पैदा होता है। 1,23,00,000, यानी आप कल्पना कर सकते हो कितना उजामा। ये हमारी दूसरी श्वेत क्रांति है। सफेद दूध जैसा हमारा ये कॉटन आज दुनिया के बाजार में बिक रहा है। और गुजरात कॉटन के नाम से आज चाइना कतार लेकर के खड़ा हो जाता है हमारे कॉटन को खरीदने के लिए। उस दिशा में हमने काम किया है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं है, हम जानते हैं कि जमीन की सीमाएं हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, और ऐसी चैलेंज को अगर उठाना है तो हमने उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने जिस प्रकार से काम किया, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे केले हैं। मित्रों, दुनिया के प्रगतिशील देश इतनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, इतना जेनेटिक साइंस का उपयोग करते हैं, इतना टिश्यू कल्चर का उपयोग करते हैं। आज दुनिया के अंदर केले का उत्पादन
प्रति हेक्टर 16.93 टन है। ये पूरे विश्व का मैं बताता हूं भाइयों बहनों, जबकि गुजरात का प्रति हेक्टर 54.76 टन केले का उत्पादन होता है। यानी दुनिया में 1 हेक्टेयर भूमि में जितना केला उत्पादन होता है, मेरे गुजरात के किसान की ताकत देखिए, वो करीब करीब 3.5 गुना केले उत्पादन करता है। प्याज देख लीजिए, पूरे विश्व के अंदर प्याज पैदा करने वाले जो देश हैं, आज वो प्रति हेक्टर 18-19 लाख टन प्याज पैदा करते हैं। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात का किसान करीब 26-27 लाख टन प्याज एक हेक्टर में पैदा करता है। पोटैटो, भाइयों बहनों, आज कनाडा के अंदर हमारे गुजरात के पोटैटो एक्सपोर्ट होते हैं। कनाडा में उसका चिप्स बनता है और धीरे धीरे आज दुनिया के फूड प्रोसेसिंग कंपनियां गुजरात के अंदर आ रही हैं। और एक जमाना था 1 हेक्टेयर भूमि में सर्वाधिक पोटैटो पैदा करने का गौरव हिंदुस्तान के पास नहीं था। आज मेरे बनासकांठा के किसान ने 1 हेक्टेयर के अंदर 87 टन पोटैटो का उत्पादन करके दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया है। और मैं नहीं मानता हूं आने 10 साल तक कोई इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है। अगर ब्रेक करेगा तो गुजरात ब्रेक करेगा। भाइयों बहनों, हम टेक्नोलॉजी में कितने आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के मेरे किसानों ने पहली बार शुगर फ्री पोटैटो का उत्पादन किया है। ये विश्व में हेल्थ कॉन्शियस जितने लोग बैठे हैं उनके लिए खुशखबरी है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए खुशखबरी है कि पहली बार मेरे गुजरात का किसान टिश्यू कल्चर के माध्यम से, साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से शुगर फ्री पोटैटो का उत्पादन कर रहा है और आज दुनिया के बाजार में उसको रख रहा है। भाइयों बहनों, हमने जिस प्रकार से एग्रीकल्चर को इतना महत्व दिया है, उसी प्रकार से हमने इंडस्ट्री को भी माध्यम दिया है। एक जमाना था हमारा इंडस्ट्रिया ने सिर्फ साउथ का कॉरिडोर, बलसाड़ वापी उस इलाके में गोल्डन कॉरिडोर के लिए माना जाता है। हमने सबसे पहला काम किया है जहां बंजर भूमि है, समुद्री किनारा है, जहां खेती नहीं हो सकती है, ऐसी जगह पर हम उद्योगों को ले गए। कच्छ में उद्योग ले गए, बनासकांठा, सांतलपुर, कहां कहां ले गए। और पहले जमाना था हम सिर्फ केमिकल और फर्टिलाइजर के उद्योगों को तक सीमित थे, हम फार्मास्यूटिकल के उद्योगों के प्रति सीमित थे, पॉल्यूशन वाले उद्योगों से हम जुड़े हुए थे। हमने 10 साल के भीतर भीतर पूरा शिफ्ट कर दिया है। आज गुजरात के उद्योगों के अंदर हमने प्राथमिकता दी है इंजीनियरिंग उद्योगों को, जिसमें नॉन पॉल्यूटेड होते हैं। और अब जैसे कनाडा की बॉम्बार्डियर जैसी कंपनियां हमारे यहां है, जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग में योगदान करने का काम गुजरात कर रहा है। और भाइयों बहनों, आज जो चीन और गुजरात की चर्चा हो रही है, उसका मूल कारण यही है कि चीन और गुजरात के बीच में सबसे बड़ी स्पर्धा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है और गुजरात आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे हो रहा है। एक बार जमाना था चिनाई मिट्टी के बर्तन, उसकी चर्चा होती थी। भाइयों, आज मेरा मोरबी टंकारा का सिरेमिक उद्योग आज चीन के साथ लोहा ले रहा है और दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट मार्केट में हम कब्जा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि एशिया का ऑटोमोबाइल हब गुजरात बन सकता है। भाइयों बहनों, आज एशिया का ऑटोमोबाइल हब गुजरात बन रहा है। और आज मित्रों, मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, मेरे छोटे छोटे काम करने वाले लोग गुजरात के, दुनिया का एक भी ऑटोमोबाइल व्हीकल नहीं है, एक भी ऐसा व्हीकल नहीं है जिसका कोई छोटा मोटा पुर्जा मेरे गुजरात की धरती पर न बनता हो और दुनिया में एक्सपोर्ट होकर के उस व्हीकल को बनाने में काम ना आता हो। दुनिया का एक भी व्हीकल ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुजरात के मजदूरों के द्वारा बनाए हुए पुर्जे काम न होते हैं। ये हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया है और आज सर्वाधिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज गुजरात की ओर आ रही हैं। अमेरिका की भी काफी कंपनियां गुजरात की आ रही हैं। भाइयों, हमने वाइब्रेंट समिट कर रहे हैं। मैं आज आप सबके साथ बैठा हूं, तब जरा लिख के रखिए, 2013, 2013, जनवरी 11, जनवरी 12, जनवरी 13, जनवरी 14 उत्तरायण, ये वीक आपका गुजरात में होना चाहिए। और पिछली बार तो आपके चैम्बर ऑफ
कॉमर्स के प्रेसिडेंट यहां आए थे और उन्होंने भाषण किया था कि मैं ये देखूंगा कि पूरा अमेरिका गुजरात के वाइब्रेंट समिट का हिस्सा बन जाए। भाई बहनों, कनाडा तो ऑलरेडी हमारा पार्टनर है। कनाडा और गुजरात मिलकर के बहुत सारे काम कर रहे हैं। पिछले जो हमारे समिट हुए, 5 समिट हुए, वाइब्रेंट समिट, 817 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हुए हैं। ये छोटा फिगर नहीं है भाइयों। और 2011 में अमेरिका की 50 के करीब कंपनियां, उन्होंने गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट का इनिशिएटिव लिया है और करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए ये अमेरिका की कंपनियां गुजरात में इन्वेस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और जैसा में रॉन समर, जो आपके बहुत बड़े बिजनेस और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के इंसान हैं, वो पिछली बार जब हम आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा गुजरात और अमेरिका के बीच नाता जुड़ने से अमेरिका की इकोनॉमी में क्या फर्क आ सकता है, उसका बड़ा विस्तार से बयान किया था। भाइयों बहनों, अभी फोर्ड कंपनी भी गुजरात में आ रही है। पहले भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी हमारे यहां गुजरात में अमेरिका की हैं। भाइयों बहनों, गुजरात ने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में विकास किया है, लेकिन हम औद्योगिक विकास के साथ साथ हम भावी पीढ़ी की भी चिंता करते हैं, हम एनवायरमेंट की चिंता करते हैं। और दुनिया के अंदर 4 सरकारें हैं जिन सरकारों ने अलग क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बनाया है। और उन 4 सरकारों में मैं आज गर्व से कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, गुजरात एक सरकार है जिसका अपना क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट अलग है और हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम भविष्य की पीढ़ी के लिए, जैसे पानी बचाने का इतना अभियान हमने बड़ा खड़ा किया है। मित्रों, एक जमाना था मेरे यहाँ 1200 फीट नीचे जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता था। आज हमने पानी का जल संचय करने के कारण 3 मीटर से 13 मीटर पानी ऊपर आया है। आज कुओं में पानी दिखने लगा है। और पानी का लाभ क्या हुआ है? एक जमाना था गुजरात के अंदर 4% घर ऐसे थे, ये मैं 21वीं सदी के प्रारंभ की बात कर रहा हूं, मैं कोई 1877 की बात नहीं कर रहा हूं। 4% घर ऐसे थे कि जहां घर में किचन तक पानी आता था। भाइयों बहनों, हमने मेहनत की। आज 76% घर ऐसे हैं कि जहां ट्राइबल का भी घर होगा, चूल्हे तक पाइपलाइन से पानी पहुंचता है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीजों को कैसे किया जाता है, उसका आप अनुभव कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने एक नया आयाम दिया है। गुजरात के ज्योतिग्राम की चर्चा सब दूर है। 24/7 365 डेज गुजरात में बिजली उपलब्ध है। दिल्ली में नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट की राजधानी में 24 घंटे बिजली नहीं है। हिंदुस्तान के किसी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं है। गुजरात अकेला अपवाद है जहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। और हमने आगे बढ़े, शायद दुनिया के समृद्ध देशों के गांवों में भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं होगा। गुजरात एक राज्य ऐसा है कि जिसके पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। 18,000 गांव में आप अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसे बात कर सकते हैं। आप अमेरिका में बैठे हुए अपनी जमीन का 7/12 का अगर दाखिला चाहिए, आप ऑनलाइन वहां ले सकते हो। भाइयों, आज गुजरात ने टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से आत्मसात करने का प्रयास किया है और उसका हमें बहुत लाभ मिलता है। हमने टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। अगर हमारा महाराष्ट्र का चेकपोस्ट देखें, वहां हमारे पास टेक्नोलॉजी है। उधर महाराष्ट्र सरकार है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मैन्युअल वर्क हो रहा है। हमारी इनकम उनसे करीब करीब 500 करोड़ रुपए ज्यादा है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। उतने ही व्हीकल, वही रास्ता, वही रेट, लेकिन हमारी आवक ज्यादा है। ये हम ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाए हैं। भाइयों बहनों, हमने एक बदलाव लाने में हमने गैस ग्रिड किया है। गुजरात राज्य है जहां 2200 किलोमीटर गैस ग्रिड है। लोगों को पाइपलाइन से गैस देने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। गुजरात के 9,000 गांवों में पाइपलाइन से नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करने के लिए हमने इन व्यवस्थाओं को विकसित किया है और ये सारा काम ये 10 साल के भीतर भीतर हुआ है मेरे भाइयों बहनों। और उसके कारण, और जैसे मैंने कहा था, हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करीब 12-13% है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 11% है। हम सर्विस सेक्टर में भी उसी ताकत के साथ प्रवेश किया है। गुजराती जा बेस्ट टूरिस्ट, कहीं पर भी जाइए, केम छो ये सुनने को मिल जाएगा। 5 स्टार होटल होगी तो भी वो अपने डिब्बे से खाखरा और थेपला निकाल करके खाता होगा। गुजराती टूरिस्ट के नाते दुनिया के हर कोने में आपको मिलेंगे। ये गुजरातियों का स्वभाव है।
लेकिन गुजरात कभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था। लोगों को मालूम नहीं था कि गुजरात में इतना सारा है। हमारे पास गिर के लायन है, महात्मा गांधी है, 1600 किलोमीटर समुद्र किनारा है, सफेद रेगिस्तान है, क्या नहीं है। भाइयों बहनों, लोगों को दिखता नहीं था, मुझे दिखाई दिया और मैंने दुनिया को दिखाने का सपना देखा। और दुनिया को दिखाने के लिए श्रीमान अमिताभ जी बच्चन घर घर पहुंच गए। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, हर घर के अंदर शब्द बन गया है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। और उसका परिणाम क्या हुआ है? हमारा सर्विस सेक्टर, मेनली टूरिज्म सेक्टर का हिंदुस्तान का ग्रोथ है पिछले साल का 10%। भाइयों बहनों, जो गुजरात कभी टूरिज्म मैप पर नहीं था, आज मेरे गुजरात का टूरिज्म का विकास है 16%। देश का एवरेज 10%, गुजरात का 16%। इससे आप अंदाज कर सकते हो कि हम सर्विस सेक्टर में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और उसके कारण हॉस्पिटैलिटी उद्योग के लिए गुजरात में बहुत बड़ी सुविधा खड़ी हुई है। और हमारे होटल, मोटेल और पटेल की बातों तो हमने बहुत सुनी है। ये हमारे पीयूष भाई में जो दिखाई दे रहे हैं, पीयूष भाई एक बहुत बड़ा यहाँ रिसोर्ट बना रहे हैं। कई लोग हैं जो आज अमेरिका से यहाँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हमारे टूरिज्म का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र बनने वाला है। भाइयों बहनों, हमने इंडस्ट्री डेवलपमेंट किया, हमने सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट किया, लेकिन ये सब किसके लिए? ये सारी चीजें गरीब के लिए होनी चाहिए। गरीब की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। और गरीब की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमने ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की हैं। आप जानते हैं, जब आप हिंदुस्तान में रहते थे, एक एम्बुलेंस बुलानी हो तो कितनी दिक्कत होती थी। एम्बुलेंस कब आएगी भरोसा नहीं, एम्बुलेंस आएगी कि डेड बॉडी वाहन आएगी, इस पर तय करना मुश्किल हो जाता था। भाइयों बहनों, आज हमारी 108 की सेवा आज लोगों के लिए आशीर्वाद बन गई है। हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का हमें सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं गर्व से कहता हूं, अमेरिका में इसी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं। वहां पर एक दर्दी के लिए, एक पेशेंट के लिए $100 का खर्चा होता है, जबकि मेरे गुजरात में सिर्फ 50 सेंट का खर्चा होता है। 50 सेंट। आप विचार कीजिए कि हमने कितनी कटौती के साथ व्यवस्थाओं को विकसित किया है और हम एफिशिएंसी के अंदर भी कितना काम लाते हैं। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश में गलीपति से लेकर राष्ट्रपति तक सब लोग कहते हैं कि माता मृत्यु दर कम होना चाहिए, शिशु मृत्यु दर कम होना चाहिए। नवजात शिशु प्रसूति के अंदर माँ की गोद में मर जाते हैं, या माँ मर जाती है, माँ बेटे दोनों मर जाते हैं। ये बड़ी दर्दनाक कथा होती है, लेकिन किसी को रास्ता नहीं खुजता था। हमने गुजरात के अंदर इस काम को किया, चिरंजीव स्कीम ले आए, गरीब माताओं को हॉस्पिटल में डिलीवरी हो उसकी व्यवस्था की। और एक जमाना था गुजरात में 40% से अधिक हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होती थी। आज भाइयों बहनों, मुझे गर्व से कहना है कि करीब 98% डिलीवरी मेरे गुजरात में, कितनी गरीब मां क्यों ना हो, उसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है। किसी न किसी जानकार व्यक्ति की निगरानी की जो होती है, और उसके कारण आज हजारों माताओं की जिंदगी बचाने का मुझे सौभाग्य मिला है, लाखों बच्चों की जिंदगी बचाने का सौभाग्य मिला है। और उसके कारण हमारे यहाँ जीवन में बड़ा बदलाव आया है। हमने क्वालिटेटिव चेंज लाया है। भाई बहनों, आप जब अमेरिका से लोग आते हो, एक बात पर हमेशा अपनी नाराजगी व्यक्त करते हो, सफाई के संबंध में, स्वच्छता के संबंध में। ये बात सही है कि आपने अमेरिका की जो जिंदगी देखी है, उसके कारण यहाँ वो चीजें आपको अखरना बड़ा स्वाभाविक है, और उसमें आपका कोई दोष भी नहीं है। आपके बच्चे जब आते हैं, इसी एक कारण सोचते हैं, नहीं पापा, हम हिंदुस्तान में नहीं रहना, वापिस जाना है। भाइयों बहनों, हमने इस दिशा में अभियान चलाया। हमारे यहाँ गाँव में घरों में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। हमने इस 10 साल सिर्फ टॉयलेट बनाने के लिए मेहनत की। भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर 56 लाख हाउस होल्ड में से 46 लाख हाउस होल्ड ऐसे थे जिनका अपना टॉयलेट नहीं था। भाइयों बहनों, आज मैं कहता हूं कि हमने करीब 44 लाख परिवारों में टॉयलेट बनाने का काम पूरा किया है। और आने वाले दिनों में जो 2 लाख बाकी परिवार हैं, उन काम को भी हमें तेज गति से करेंगे। और मुझे विदेश से बंधु पूछते रहते हैं कि हम वतन में कुछ काम करना चाहते हैं, क्या करें। मैं कहता हूं, भाई, मंदिर बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, स्कूल बनाने वाले भी मिल जाएंगे, कॉलेज बनाने वाले मिल जाएंगे, बहुत बड़ा बोर्ड भी लगेगा कि फलाने फलाने के डोनेशन से ये हुआ। लेकिन अगर आप हो सके तो आपके गांव की स्वच्छता के अंदर आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? 10 गरीब परिवार के टॉयलेट सरकार पैसे देती है, आप क्या मदद कर सकते हैं? भाई बहनों, ऐसी छोटी चीजों को हमने बल दिया है, और उसके कारण
क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, एक भारत सरकार के द्वारा निर्मल गांव की स्पर्धा होती है, जिस गांव के अंदर ये स्वच्छता के सारे पैरामीटर होते हैं। एक जमाना था गुजरात के सिर्फ 4 गांवों को इनाम मिलता था, सिर्फ 4 गांवों को। भाइयों बहनों, आज वो स्थिति हम लाए हैं। अब करीब 4600 गांव हमारे उस इनाम को प्राप्त करने के हकदार बन गए। कहां 4 और 10 साल के भीतर भीतर कहां 4600 गांव, और ये बात हमको और आगे बढ़ानी है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम एजुकेशन पे बल दे रहे हैं। मेरे गरीब परिवार के अंदर शिक्षा होनी चाहिए, और मेरा विश्वास है अगर एक बार घर में मां सरस्वती का आगमन हो गया तो लक्ष्मी जी को आने में देर नहीं लगेगी। सरस्वती के पीछे लक्ष्मी का आना तय है, और इसलिए हर गरीब के घर में शिक्षा, ये हमारी चिंता है। एक जमाना था हमारा ड्रॉप आउट, हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी। आज हमने ड्रॉप आउट को और नीचे करके करीब करीब 2% ले आए हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों हम 0 तक ले आएंगे। भाइयों बहनों, आज स्कूल जाने की उम्र की कोई भी बच्ची ऐसी नहीं है जिसको हमने स्कूल पहुंचाने में सफल ना हुई है। 100% एनरोलमेंट, ये हमने सफलता पाई है, और ये सफलता ऐसे नहीं मिली है। जून महीने के अंदर 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, सिवाय मिट्टी रास्ते पर कुछ नहीं होता है, आग की तरह गोला सूर्य का उबलता रहता है। ऐसे समय मेरी पूरी सरकार गांवों में जाती है, घर घर जाती है, बच्चों को स्कूल ले जाती है, और उनको स्कूल ला करके अब पढ़ाई का काम हमने अभियान किया है। उसके लिए कई योजनाएं बनाई है। भाइयों बहनों, हमने 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की, 50,000 से अधिक नए स्कूल के कमरे बनाए, ताकि हमारे गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा मिले। और वहां से लेकर के शिक्षा में हम कितने आगे बढ़े हैं। एक जमाना था मेरे गुजरात के अंदर मेडिकल एजुकेशन में करीब 500 से ज्यादा सीटें नहीं थी। आज भाइयों बहनों, हम मेडिकल में के अंदर करीब करीब 6000 सीटों तक पहुंचने वाले हैं। विद इन ए ईयर 6000 सीट मेडिकल की हो गुजरात में, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, एक जमाना था जब गुजरात के अंदर इंजीनियरिंग की सीटें सिर्फ 8000-9000 थी। ये विदेश में गए हुए बहुत सारे हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग में पढ़ करके गए हैं। एडमिशन लेना कितना दिक्कत था मालूम था। भाइयों बहनों, आज मेरे राज्य के अंदर करीब करीब 52,000 से अधिक इंजीनियरिंग की सीटें की हैं। मैं इसमें ITI को नहीं जोड़ता हूं, मैं और इंस्टीट्यूट को नहीं जोड़ता हूं, मैं डिग्री इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हो कि हमने शिक्षा को किस ऊंचाई पर पहुंचाया है और कितना बल दिया है। चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, आरोग्य से संबंध जुड़े हुए। कभी कभी विदेश से आने वाले हमारे बंधु वो हमें पॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, एक जमाना था जब अहमदाबाद दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटी में माना जाता था। लेकिन हमने अहमदाबाद के जीवन को बदला। साबरमती में नर्मदा का पानी लाए, पानी का शुद्धिकरण किया। हवा में CNG आने के कारण जो रिक्शाओं से मिट्टी का तेल जलाने से, केरोसिन जलाने से जो प्रदूषण होता था, हम CNG लाए। और भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व के 3 प्रमुख नॉन एयर पॉल्यूटेड सिटी हैं, उसमें आज मेरे अहमदाबाद का नाम आ गया है। भाइयों बहनों, हमने ग्रीनरी पर बल दिया है। और अभी टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार ने पूरे हिंदुस्तान का एक सर्वे किया था, कौन सा लिवेबल सिटी है। और मित्रों, आज मैं गर्व से कहता हूं कि लिवेबल सिटी में पूरे हिंदुस्तान में अहमदाबाद सिटी को पसंद किया गया था। यानी हमने विकास को किस दिशा में ले गए हैं, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, कहने के लिए बहुत सारे विषय हैं। हो सकता है मुरारी बापू की जैसे एक सप्ताह होती है, रमेश भाई ओझा की सप्ताह होती है, वैसी ही एक अगर सप्ताह पूरी बिठा दी जाए तो भी गुजरात की विकास की यात्रा खत्म नहीं हो सकती है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमने परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया हो। और अभी अभी सोलार एनर्जी में हमने कितना बड़ा मिरेकल किया है। मित्रों, हिंदुस्तान का सोलार एनर्जी में कंट्रीब्यूशन 120 मेगावाट है। गुजरात ने और हिंदुस्तान ने सोलार एनर्जी के क्षेत्र में काम एक साथ शुरू किया। हमारी पॉलिसी एक साथ आई
वो हमारे करीब 10 दिन पीछे ले आए ताकि हमारी पॉलिसी निकलने के बाद वो उसमें से फुल स्टॉप कॉमा के साथ उठाते रहते हैं, तो मुझे उसका आनंद है। लेकिन हमारी पॉलिसी उनकी 10 दिन के बाद आई। उन्होंने 19 रुपया देना तय किया, हमने 13 रुपया किया, कम किया। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन 120 मेगावाट से आगे नहीं बढ़ा। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात ने पिछले महीने 600 मेगावाट सोलर एनर्जी देश को समर्पित कर दी। और एक नया प्रयोग हमने जो किया है, जिसके दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है, हमने कैनाल सोलर प्रोजेक्ट लाए हैं। गुजरात एक राज्य है जिसके पास दुनिया का लॉन्गेस्ट कैनाल नेटवर्क है। आप जानकर के खुशी होगी, दुनिया का सबसे लंबा कैनाल नेटवर्क हमारी नर्मदा योजना का है। हम एक योजना लाए हैं, कैनाल के ऊपर ही सोलर पैनल लगा देना, और कैनाल पर सोलर पैनल लगाने से बिजली उत्पादन का काम शुरू किया है। अभी हमने प्रायोगिक तौर पर 1 किलोमीटर कैनाल पर 1 मेगावाट बिजली सोलर की डाली है। इसके कारण फायदा क्या हुआ? आज जमीन बहुत महंगी हो रही है, जमीन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि नीचे कैनाल के लिए जमीन काम में आई है, तो खाली था ऊपर। दूसरा, इवोपरेशन होता है, बाष्पीभवन होता है। 1 किलोमीटर कैनाल पर ये सोलार का पैनल के कारण एक ढक्कन लग गया, और ढक्कन लगने के कारण 1 किलोमीटर कैनाल से प्रति वर्ष 1 करोड़ लीटर जो पानी बाष्पीभवन होता था, वो 1 करोड़ लीटर पानी अब बच जाएगा, पानी मेरे खेतों को पहुंचेगा। और तीसरी बात, सोलार के अंदर नीचे पानी बहने के कारण, गर्मी कम होने के कारण उसकी बिजली का उत्पादन ज्यादा होता है। सामान्य सोलार पैनल से ये पैनल 16% ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं, और 16% ज्यादा बिजली उसके कारण हमें प्राप्त होती है। भाइयों बहनों, कच्छ के रेगिस्तान में, पाकिस्तान की सीमा पर सांतलपुर में, राजस्थान से सटा हुए इलाके में, जहां कभी कोई इंसान भी पैर नहीं रखता था, वहां आज दुनिया को देखने योग्य हमने सोलार पार्क बनाए हैं। और आज एशिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क गुजरात में है। विद इन ए ईयर दुनिया में सबसे ज्यादा सोलार पैदा करने वाले राज्य के रूप में हम अपनी जगह बना लेंगे। हम सोलार का वर्ल्ड कैपिटल बन जाएंगे। हम एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ के लिए कितनी प्राथमिकता देते हैं, इसका आपको अंदाज आ जाएगा। भाइयों बहनों, आज गुजरात विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम यहां पर अटकने वाले नहीं हैं। हमको जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है, और हम उस जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए जब काम कर रहे हैं, तब भाइयों बहनों, हम बात को यहां अटकाने नहीं चाहते। हम दूर का देखते हैं। हमारा 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा है। उस 1600 किलोमीटर के समुद्र किनारों में एक नया गुजरात बसने जा रहा है। आपने कल्पना नहीं की होगी ऐसा आधुनिक गुजरात। हमारा धोलेरा का जो प्रोजेक्ट हो रहा है, वो सांघाई से 2.5 गुना बड़ा है। चीन के सांघाई की जो साइज है, उससे आधुनिक, उससे बढ़िया धोलेरा का हमारा प्लान 2.5 गुना बड़ा बनने वाला है। सांघाई में दुनिया की चर्चा हो रही है, आने वाले दिनों में धोलेरा की कितनी चर्चा होगी इसका आप अंदाज कर सकते हो। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये कॉरिडोर के कारण पूरा गुजरात का आर्थिक जीवन का नक्शा बदल जाने वाला है। उस दिशा में हम कार्य रहे हैं। और हम जब विकास की बात करते हैं, तब हमारा विजन है कि हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जीरो डिफेक्ट के साथ हम मैन्युफैक्चर करके दुनिया में अपना रुतबा जमाना चाहते हैं। जीरो मैंडेज लॉस, जीरो पावर कट, और उसी प्रकार से टेररिज्म के क्षेत्र में हमारा सपना है जीरो टॉलरेंस। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर में हमारा सपना है वैल्यू एडिशन। हम आम बेचें कि आम से अचार बना करके डिब्बी में बना करके दुनिया को बेचें। हम टमाटर बेचें कि टमाटर का केचप बेचें। हम कॉटन बेचें कि कॉटन से हम रेडीमेड गारमेंट बना करके बेचें। हम वैल्यू एडिशन की ओर जाना चाहते हैं, ताकि मेरे किसान को भारी भरकम इनकम हो जाए, वो सुखी हो सके। और इसलिए हम 5F फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन।
कपास होगा, धागा बनेगा, कपड़ा बनेगा, रेडीमेड गारमेंट बनेगा और दुनिया के बाजार में जाएगा। और एक प्रकार का कॉम्पैक्ट यूनिट बना करके हम एक नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दे सके, अधिक लोगों को रोजगारी मिल सके। हम वैल्यू एडिशन की दिशा में जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अभी गुजरात के नॉर्थ गुजरात में खेरालू तालुका में हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया। गरीब से गरीब मानवी को रोजी देने वाला काम, और इसलिए हम आने वाले दिशों में इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उसी प्रकार से सोशल सेक्टर में सीनियर सिटीजन्स को, कोई विधवा माँ ऐसी ना हो कि जिसको असहाय जिंदगी जीनी पड़े, कोई 60+ ऐसे माँ बाप ना हो कि जिसके बेटे संभालते ना हो और सरकार उनके पर केयर न करे। इन सीनियर सिटीजन की चिंता करने का काम भी सरकार अपने खजाने से कर रही है। भाइयों बहनों, अभी अभी हमने एक स्कीम लाए हैं गरीबों के लिए, 200 करोड़ रुपए की स्कीम लाए हैं। कोई भी गरीब परिवार के सज्जन हो और जो मेजर डिसीज होते हैं, हार्ट है, किडनी है, कैंसर है, अगर ऐसे पेशेंट की बीमारी का खर्च उठाना है, गरीब आदमी नहीं उठा सकता। हमने 200 करोड़ के बजट से तय किया है कि ऐसी गंभीर बीमारियों में 2 लाख रुपये तक के खर्च की जिम्मी ये मेरा सरकार लेगी। और गरीब आदमी को बीमारी में पैसों के अभाव में मौत के तक जाना पड़े, ये स्थिति हम आने नहीं देना चाहते हैं। और इसलिए सीनियर सिटीजन हो, गरीब परिवार हो, उनकी चिंताओं का हमने काम किया है। हमने डिलीवरी सिस्टम को बड़ा परफेक्ट किया है। हमारा गरीब कल्याण मेला आज हिंदुस्तान के अंदर डिलीवरी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा नमूने के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। भाइयों बहनों, ढेर सारी बातें हैं। गरीबों की भलाई के लिए काम करने का हमारा प्रयास है और उसके कारण एक जीवन बदल रहा है। आप कभी गुजरात आए, मेरी आपसे प्रार्थना है, वांकानेर जाइए। मैं नमूने के रूप में कहना चाहता हूं भैया, वांकानेर के पास हमने एक जगह के अंदर ये जो सांप सपेरे वाले जो बंजारे लोग रहते थे, नट बजानिया कौम के लोग रहते थे, जो सांप के खेल करते थे और रोजी रोटी कमाते थे, एक गांव से भी विचरती जाति के रहते थे, ऐसे लोगों के लिए हमने आग्रह किया कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो उन्होंने मुझे कहा, मोदी जी बच्चों को क्या पढ़ाएं, हमारे लिए तो रहने का घर नहीं है, हम तो भटकते रहते हैं, बच्चों के लिए स्कूल थोड़ी भटकेगी। मैंने कहा अच्छा मैं आपको घर देता हूं तो आप बच्चों को पढ़ाओगे? उन्होंने कहा हाँ मोदी जी, अगर आप हमें मकान देते हैं तो हम एक जगह पर रहना शुरू करेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने वांकानेर के पास इस प्रकार से सांप सपेरे का काम करने वाले, रोड पर अपने छोटे मोटे नाटक खेल करके रोजी कमाने वाले लोगों की एक छोटी सी कॉलोनी बना दी। और मैं आज गर्व से कहता हूं, जो बच्चे कल तक सांप चलाते थे, सांप और के खेल करने वाले बच्चे थे, आज वो रेगुलर स्कूल जाते हैं, वो कंप्यूटर चलाने सीख गए हैं। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब आखिरी मानवी की चिंता करने का हमने काम शुरू किया है। हमारा ध्यान उसी से, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास गरीब की भलाई के लिए कर रहे हैं, गरीब के कल्याण के लिए कर रहे हैं, गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। हमने वनबंधु कल्याण योजना के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज उमरगांव से अंबाजी तक आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए किया है। उमरगांव से लेकर के जखाऊ तक पूरा 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा, करीब 33 तालुका, उन मेरे मछुआरे भाई बहन, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए 21,000 रुपए का सागर खेड़ू प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। उसी प्रकार के शहरों के अंदर रहने वाले मेरे गरीब भाई, जिनको मकान मिले, शिक्षा मिले, आरोग्य की सुविधा मिले, उम्मीद के माध्यम से रोजी रोटी का प्रबंध हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती गुजरात मना रहा है। इस वर्ष को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाना तय किया है और उसमें भी हमने फोकस किया है स्किल डेवलपमेंट। मित्रों, अगर चाइना से हमें स्पर्धा करनी है तो हमें स्किल डेवलपमेंट पे बल देना होगा और गुजरात ने स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया है। हम थाउजेंड्स स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन शुरू कर रहे हैं और थाउजेंड्स स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लाखों नौजवानों को, जो कभी 7वीं कक्षा पढ़ करके छोड़ दिया, किसी ने 8वीं कक्षा पढ़ करके छोड़ दिया, उनको टेक्निकल एजुकेशन दे करके उनको एम्प्लॉयबल बनाने का काम हमने शुरू किया है। और उसके कारण अभी अभी हमने एक कार्यक्रम किया, 65,000 नौजवानों को हमने रोजगार दिया। 65,000 को एक वीक के अंदर रोजगार देने का काम शायद हिंदुस्तान में रिकॉर्ड हुआ होगा। भाइयों बहनों, भारत सरकार कहती है पूरे हिंदुस्तान में जितने रोजगार दिए गए हैं पिछले 5 साल में, उसमें 78% रोजगार सिर्फ गुजरात ने दिए हैं, 22% में पूरा हिंदुस्तान है। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है। और इतना बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के बाद भी न मेरे यहाँ कोई स्ट्राइक होता है,
न लेबर अनरेस्ट होता है। जीरो मैंडेट्स के लॉस के साथ हम विकास की यात्रा को बढ़ा रहे हैं। गुजरात शांति और सद्भावना का प्रदेश है, गुजरात विकास का प्रदेश है, गुजरात आशाओं का प्रदेश है। गुजरात भारत के भाग्य को बदलने के लिए अपनी मेहनत कर रहा है और हिंदुस्तान में गरीबी दूर करने के लिए हम जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिसके लोग आज मेरे गुजरात में आकर न रहते हो, पूंजी निवेश न करते हो, मजदूरी न करते हो, रोजी रोटी न कमाते हो, अपने घर मनी ऑर्डर भेज करके अपने माँ बाप का पेट न भरते हो। ऐसा शायद हिंदुस्तान का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। भाइयों बहनों, में विकास की इस ऊंचाई पर ले गए हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम भारत के कल्याण के लिए गुजरात के जिम्मे जितना काम है उससे अधिक करके दिखाया है। और विश्व भर में फैले हुए मेरे कोई भी भारतीय भाई गुजरात के प्रति एक अच्छे भाव से देखेगा और मेरे गुजरात के भाई जो विश्व भर में फैले हुए हैं वो गुजरात के प्रति बड़े गर्व के साथ दुनिया के सामने सीना तान करके आंख में आंख मिला करके जी सके, इस प्रकार का प्रयास हमने किया है। मैं फिर एक बार आप सबको निमंत्रण देता हूं, गुजरात आपका है। गुजरात जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही गुजरात आपका है। इस गुजरात के विकास का लाभ आप भी उठाइए, आप भी अपने भाग्य को आजमाइए, आपके बच्चों को गुजरात से परिचित करवाइए, गुजरात से प्रेम करना सीखिए, औरों को सिखाइए और गुजरात की इस महानता को दुनिया के सामने परिचित करवाने का प्रयास करें। और आपने इस काम को बखूबी निभाया है। इतना दूर रहने के बाद भी आप अपनों को भूलते नहीं हो, गुजरात को भूलते नहीं हो, गुजरात के उत्सवों को भूलते नहीं हो, दुनिया को परिचित कराते हो। एक बहुत बड़ा काम आपकी तरफ से हो रहा है। मैं फिर एक बार आप सबको इस गुजरात दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय जय गरवी गुजरात के साथ हम सब जय जय गरवी गुजरात के नाद को और अधिक बुलंद करते रहेंगे और हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत लंबा समय मैंने आपका ले लिया और आज 12 शहरों में एक साथ मुझे बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं कईयों को मंच में देख रहा हूं जिनके चेहरे परिचित हैं, जिनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला हुआ है, वो सब आज मेरे सामने बैठे हैं। उन सबको मैं याद करता हूं, सबको नमन करता हूं और फिर एक बार आओ भाइयों बहनों, हम गुजरात को तरक्की की और एक नई दुनिया पर ले जाएं और उन्हें ऊंचाई पर ले जाएं और विश्व के सामने विकास कैसे किया जा सकता है उसके एक नमूने के तौर पर आगे बढ़े। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सब ने मुझे बुलाया, आप सबसे बात करने का मुझे अवसर मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, जय हिंद।